इसराइल बढ़ के मार रहा है कि जी हम रजीम चेंज करेंगे ईरान में। मैं नहीं समझता कि ईरान इतना इजीली टॉक्स के लिए एग्री करेगा। सुप्रीम लीडर इज कंसर्न, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज कंसर्न, डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी हाइटेंड होगी। इसराइल है ना, उसको एज अ ग्लोबल बुली पैदा किया था वेस्ट ने। वो ग्लोबल बुली जो है ना अब उनके भी कंट्रोल से बाहर हो गया। बात कर लेते हैं ईरान इसराइल जंग के हवाले से। तो हर गुजरते दिन के साथ साथ जो हमले हैं दोनों ममालिक के एक दूसरे पर वो तेज होते जा रहे हैं, बल्कि ताबड़तोड़ हमले हैं जिनका सिलसिला चल रहा है। ईरान ने दंदान शिकन जवाब देते हुए सेहूनी रियासत पर पहली बार 100 से जायद सुपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली दिफाई निजाम को नाकारा बना दिया गया, जबकि तेल अबीब से हिफा तक तमाम शहर धमाकों से लरज उठे। कई बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन गई, गाड़ियां तबाह हो गईं और मुतादिद इलाके मलबे का ढेर बन गए। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद कर दी गई है और इत्तलात के मुताबिक हमलों में मजीद 11 इसराइली शहरी हलाक और 180 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जारियत जारी है। ईरान के जौहरी दिफाई और अवामी तनसीबात, एयरपोर्ट्स और दफातर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली हमलों में मजीद 3 फौजी अफसरान शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे पर भी हमला किया गया है, जिसमें मुतादिद मुलाजमीन शहीद हुए हैं, जबकि खबर पड़ते हुए मलबा खातून एंकर पर आ गिरा। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 90 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 90% आम शहरी शामिल हैं। दोनों के एक दूसरे पर हमलों के साथ साथ धुआंधार लफ्जी शेलिंग जारी है। ईरानी हुकाम दो टोक अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इसराइल का कोई भी कोना जो है वो रहने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। बंकर्स में छुपे अफराद को भी निशाना बनाया जाएगा और इसराइली वज़ीर आज़म ने यह धमकी लगाई है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं। ईरानी क़यादत का खात्मा ही इस तनाज़े का वाहिद हल है और उधर पाकिस्तान की ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर मौक़िफ़ पर ईरानी पार्लियामेंट में इजहार तशक्कुर के नारे लग गए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया और कहा है कि जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल के ईरान पर हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल जी, और ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है और इस वक्त जो इसराइल है वो बड़ी बेसब्री से और बहुत ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह अमेरिका को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए। अमेरिका जो है बाकायदा उसका इत्तेहादी बनकर ईरान के खिलाफ जो है वो मैदान में कूद पड़े, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से गुरेजा है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और कोई भी इस तरह की गलती नहीं की गई। और जब हम देखें तो इसराइल ने जब अटैक किया तो मतमे नज़र यही था कि हम जब अटैक करेंगे तो जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ पर ईरानी क़यादत को हम निशाना बनाएंगे, तो जो लोग उनसे मुतनफ़र हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे और कोई सिविल नाफरमानी, कोई इस तरह की तहरीक चल निकलेगी। लेकिन इस तरह का कोई मंजर वहां पर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद इसराइल को खासी मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर उज़ैर आप देखें कि जब इसराइल ने जो है वॉर का आगाज किया तो फिर किस तरह जबरदस्त तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, अपने आप का डिफेंस किया और अभी भी वो कर रहा है। लेकिन देखना यह है कि ये जो जंग है इसराइल और ईरान के दरमियान कितनी तूल इख्तियार करती है, कितनी तवील चलती है, क्योंकि दोनों मुमालिक में कहीं ना कहीं नुकसानात तो होंगे, ईरान को भी और इसराइल को भी। और देखना साथ साथ ये भी है कि अमेरिका किस हद तक अपना किरदार अदा करता है। क्या सिर्फ वो लफ्जी तौर पर कह रहा है कि वो सालसी की पेशकश कर रहा है या इनका मुआहदा कराएगा जैसे कि उसने पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान करवाया था, या सच में वो चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे ये दोनों मुमालिक इकट्ठे हो जाएं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। समरेज सालिक साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि इस वक्त अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब कोई डील करवा पाएंगे जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? और मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट के अगर हालात की हम बात करें तो क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? क्या ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक आप महदूद देख रहे हैं या फिर ये बड़ी इलाकाई जंग में भी बदल सकती है? थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग एंड सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखें,
मुझे ये लगता है कि चूंकि एक खुली जारियत की है इसराइल ने ईरान के खिलाफ, जो एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट है, मैं नहीं समझता कि अभी ईरान जो है वो टॉक्स के लिए राजी होगा। बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है और ईरान को एक जस्टिफिकेशन मिल गई है कि वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो करे। और दूसरा, ये जो बार बार इसराइल ये जो बढ़ के मार रहा है कि जी हम रजीम चेंज करेंगे ईरान में, इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ईरान इतना इजीली टॉक्स के लिए एग्री करेगा। अमेरिका का और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी रोल भी डीवियस रहा है, वो भी कभी कुछ अब टॉक्स खत्म, तो फिर हमला, तो फिर अब ये कि वो इतना कुछ करने के बाद उनको ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि उसके कम चांसेस है, बिकॉज ईरान सक्सेसफुली इसराइल को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रहा है। जब टॉक्स नहीं होती तो फिर डेफिनेटली इसमें ये जो है जंग है ये फैलेगी। अब जो है वो जो ऑप्शंस ईरान के पास हैं, लाइक ये जो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना जी, या फिर ये कि अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करना, इन चीजों में अगर ये ऑप्शन अगर आगे ईरान एक्सरसाइज करता है तो ये डेफिनेटली जंग बढ़ेगी। सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो अभी मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है उसमें यही लग रहा है कि जंग फैलेगी, क्योंकि इस्राएली वजीर आजम ने धमकी लगा दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल इससे पहले भी अगर देखा जाए माजी में साइंसदानों, अस्करी क़यादत और जौहरी माहिरीन को टारगेट कर चुका है और कर भी रहा है। अगर प्रेजेंट को भी देखा जाए, एक तो सवालात बहुत उठ रहे हैं ईरान की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के हवाले से कि उनकी सिक्योरिटी महफूज नहीं, और क्या आप समझते हैं कि ईरान के पास अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए कोई दिफाई निज़ाम मौजूद है? देखिए, ईरान की वल्नरेबिलिटीज तो हैं। हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि इजराइल ने सक्सेसफुली उनके बड़े जो लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट किया है। लेकिन आई एम श्योर एज फार एज सुप्रीम लीडर इज कंसर्न, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज कंसर्न, डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी हाइटेंड होगी। और आजकल जो ज्यादा इशू हो रहा है वो डिजिटल रिलेटेड सिक्योरिटी का है कि वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो उसको पिक करके और वहाँ पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं। तो अगर उन चीज़ों को अवॉइड कर लिया जाए और वो बैक टू बेसिक्स जो कम्युनिकेशन के जो बेसिक्स तरीके हैं वो अडॉप्ट कर दिया जाए तो सिक्योरिटी बहुत बेहतर की जा सकती है। बट मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइल है ना, उसको एज अ ग्लोबल बुली पैदा किया था वेस्ट ने, पर्टिकुलरली यूके और यूएस ने। वो ग्लोबल बुली जो है ना अब उनके भी कंट्रोल से बाहर हो गया और वो ऐसे एक्शंस कर रहा है जो कि उनके इंटरेस्ट को हर्ट करेंगी और वो उनकी भी बहुत ज्यादा नहीं सुन रहा। एक ओवर कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है, एक समदेह सारिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एरोगेंसी है। और हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू हो, इसराइल हो, जो सेहूनी ताकत है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है, बात ही सुनने को तैयार नहीं है, और जिन्होंने इनको बनाया उनके भी अब कंट्रोल में नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें अमेरिका के हवाले से, जिस तरह से इसराइल की जानिब से ये प्रोपेगेंडे का सिलसिला शुरू किया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, तो इसी तरह से फिर हमने देखा कि अमेरिका वहां पर चढ़ दौड़ा, लेकिन कुछ वहां पर नहीं मिला। आपको नहीं लगता कि यही वाला मामला जो है यहाँ पर भी दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका जो है वो इराक वाले मामले से सबक सीख चुका है? डेफिनेटली देखें, उस वक्त भी एक फॉल्स और फैब्रिकेटेड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्रिएट की गई थी। एक्चुअल ऑन ग्राउंड कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, ना ही कुछ निकले। और इस दफा भी वही एलिमेंट्स है, IAEA वही है, US वही है, तो UK वही है। सो इस डेफिनेटली इसके चांसेस हैं कि एक दफा फिर फैब्रिकेटेड और फॉल्स नैरेटिव के ऊपर बेस करते हुए ये एक्टिविटीज की जा रही हों, वेयर एज एक्चुअली ईरान के पास इस तरह की चीज ना हो। अब ये कि अगर इन दिनों में अभी ईरान के लिए भी क्रिटिकल है कि अगर ईरान टॉक्स के लिए नहीं आता और ईरान अगर कोई न्यूक्लियर ओवर चला जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करके, तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इस सारे गेम प्लान में। बिल्कुल। और कुछ ऐसी एविडेंस है, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है कि जहाँ पे ये चांसेस हैं कि ईरान बहुत शॉर्ट टाइम में न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड कर सकता है। अच्छा सर, अगर हमले की स्ट्रैटेजी पे गौर किया जाए तो हम ये देख सकते हैं ईरान ने पहली बार इसराइल के खिलाफ जदीद तरीन सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके उनका जो
आयरन डोम था जिसका वो बड़ा उठाते थे कि बहुत बेहतरीन और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, ख़तरा नहीं पहुंचा सका, उसके डिफाइन निज़ाम को ज़मीन बोस कर दिया है। इसराइल के खिलाफ ईरान के सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम किस हद तक जदीद और मौसर साबित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, ईरान के बारे में मैं कहता हूँ कि 45 ईयर्स से ईरान ने ड्यूरेस, ब्लैकमेलिंग, सैंक्शंस, एम्बार्गोज, सीरीज ऑफ किलिंग ऑफ देयर लीडरशिप, इस तरह की चीजों को फेस किया है। इस सारे प्रोसेस में वो अपनी, लेट्स से हमें पता है कि वो एयरफोर्स को बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं मॉडर्नाइज नहीं कर सके, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, लाइक यूएवीज, लाइक ड्रोन्स, और फिर ये जो मिसाइल्स हैं। कुछ चंद माह पहले जब इनका इशू हुआ था, इसी तरीके से मिसाइल एक्सचेंज हुए थे बिटवीन ईरान एंड इसराइल, तो उस वक्त भी उन्होंने जो इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट किया था। लेकिन इस दफा तो उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने तो मतलब इतना ज्यादा डैमेजेस कॉज किए हैं इसराइल के सिटीज को कि इसराइल को अब जो है ना वो लेने के देने पड़ गए हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वेरी रिसेंटली वी आल्सो हैड, बिल्कुल सर, ये लेने के देने पड़ गए इसराइल को, और ये पहली बार ही हुआ है। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है इस बात की तारीफ कर रही है, मुतरिफ है कि अब जो है इसराइल को चैलेंज करने वाला भी कोई है और कोई इस मामले में पहल कर सकता है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब।